गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज हम ततारा वामीरो कथा का वीडियो पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले वीडियो पार्ट 2 में को पढ़ने से पहले हम वीडियो पार्ट 1 का रिकैप थोड़ा सा देखते हैं। हमने देखा था कि ततारा वामीरो कथा में यह कथा के अनुसार हमें पता चलता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ये प्राचीन समय में एक थे। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान, ठीक है। और कार निकोबार द्वीप समूह का जो 100 किलोमीटर दूर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का अंतिम द्वीप है लिटिल अंडमान, जो यह पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद कार निकोबार, है ना, कार निकोबार द्वीप समूह शुरू होता है। कार निकोबार जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है कार निकोबार। कार निकोबार, कार निकोबार, ठीक है डियर चिल्ड्रन। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम द्वीप है लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का पहला द्वीप है कार निकोबार, जिसमें करीब 96 किलोमीटर की दूरी है। कथा कहती है कि पहले ये अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप एक थे। लिटिल अंडमान और कार ने, जो अंडमान का अंतिम द्वीप है लिटिल अंडमान और निकोबार का पहला द्वीप है कार निकोबार, ये दोनों जुड़े हुए थे। ये दोनों ही द्वीप जुड़े हुए थे। लेकिन ततारा वामीरो कथा के अनुसार ये द्वीप ततारा के क्रोधवश उसकी तलवार से, लकड़ी की तलवार, जो कि उसकी तलवार थी लकड़ी की, उससे कट गए थे, ठीक है। हमने ततारा की चारित्रिक विशेषताओं को जाना था, वामीरो के बारे में जाना था। बहुत सुरीले कंठ की थी, वह अपने गांव के रीति रिवाजों को मानने वाली थी। दोनों ही अपने गांव की, ततारा हो चाहे वामीरो हो, दोनों ही अपने गांव की रीति रिवाजों को मानने वाले थे, ठीक है। अब हम इस वीडियो को आगे देखते हैं। इससे पहले एक बार और यह हमें पता होना चाहिए कि उस ततारा पासा गांव का था और वामीरो लपाती गांव की थी। उस गांव की, उनके गांव की यह नीति थी कि एक गांव का युवक दूसरे गांव की युवती से बातचीत नहीं कर सकते थे और न ही वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते थे। लेकिन ततारा और वामीरो, ये कहीं भी कथा नहीं कहती कि दोनों ने एक दूसरे से कहीं कुछ कहा है, लेकिन वे एक दूसरे को कहीं ना कहीं मूक रूप में चाहने लगी थे, जहाँ उनका शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं है। और लपाती की चट्टानों पर समुद्र के किनारे दोनों शाम के वक्त मिला करते थे, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह के शब्दों का लेन देन नहीं था। अब हम यह कथा आगे देखते हैं। लपाती के कुछ युवक ने इस मूक प्रेम को, जहाँ दोनों मिलते थे ततारा और वामीरो, भाप लिया था। खबर हवा की तरह बह उठी थी। वामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव नहीं था
क्योंकि उस गांव की यह रीति थी। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना अति आवश्यक था। यह ध्यान रखना है हमें। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट पुष्ट, है ना, पशु पर्व में क्या होता है, पशुओं से लड़ाई होती है। हष्ट पुष्ट बलशाली हट्टे खट्टे पशुओं का शक्ति प्रदर्शन होता है, लड़ाई कराई जाती है। और पशुओं के साथ युवकों का भी शक्ति परीक्षण किया जाता है, उनके साथ भी लड़ाई की जाती है। और जो जीतता है उसे पुरस्कृत किया जाता है और इस तरह से भोज का आयोजन किया जाता है। इस तरह से कुछ कार्यक्रम वहाँ पर किए जाते थे जो मनोरंजन के एक साधन थे। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे। बाद में नृत्य, संगीत, भोजन आदि का भी आयोजन होता था। शाम को सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हो गए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी नहीं लग रहा था, थोड़ा सा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो व्याकुल था। उसकी व्याकुल परेशान आंखें वामिरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई झांकता हुआ सा दिखाई दिया। उसने थोड़ा और करीब जाकर पहचानने की चेष्टा की मतलब कोशिश की। वह वामिरो थी जो भयवश सामने आने से झिझक रही थी, डर रही थी, शर्मा रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूट कर रोने लगी, जैसे बहुत गुबार, बहुत अंदर कुछ दुख भरा हुआ हो। ततारा विह्वल भावुक हो गया, क्योंकि वह वामिरो को रोते हुए देख नहीं पा रहा था और उसके रोने का कारण भी नहीं पूछ पा रहा था और ना ही उसके लिए कुछ कर पा रहा था। उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज़ लगातार, वामिरो के रोने की आवाज़ लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा किम कर्तव्य विमूढ़ अर्थात दुविधा भरी स्थिति, जो कुछ भी कर पाने में असमर्थ, किम कुछ भी कर्तव्य न कर पाने में, विमूढ़ कुछ भी नहीं कर पा रहा था, है ना, दुविधा भरी स्थिति थी उसकी। वामिरो के रुदन स्वर, रोने की आवाज़ को सुनकर उसकी माँ वहाँ आ पहुँची और दोनों को देखकर, ततारा वामिरो को दोनों को देखकर वह आग बबूला एक मुहावरा है, बहुत अधिक क्रोधित होना। सारे गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इस बीच गांव के कुछ लोग भी वहाँ आ पहुँचे। वामिरो की माँ क्रोध से उफन उठी, अत्यधिक क्रोधित होना, क्रोध से उफन उठा होना, अत्यधिक क्रोधित होना, गुस्सा होना। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरोध खिलाफ में आवाज़ उठाने लगे, कुछ बोलने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय स्थिति थी जो सहन नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी। वामिरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्सा से भर उठा। उसे जहाँ विवाह की निषेध परंपरा, विवाह नहीं किया जा सकता था कि एक गांव के युवक दूसरे गांव की स्त्री से विवाह नहीं कर सकते थे, इस परंपरा पर बहुत अधिक गुस्सा था और दुख भी था। वहीं अपनी असहायता पर चिढ़ रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। वामिरो का दुख उसे और गहरा रहा था। वो दुखी हो रहा था कि वामिरो मेरे कारण और दुखी है या किस कारण से दुखी है, यह उसे और खींच पैदा कर रहा था। उसे मालूम न था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अनायास अचानक उसका हाथ तलवार की मूठ पर पड़ा, जो उसकी कमर में तलवार थी लकड़ी की, उसकी मूठ पर अर्थात उसके हत्थे पर पड़ा। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे, एक सन्नाटा सा खींच गया। सन्नाटा मतलब कुछ भी, सब तरफ सन्नाटा, बिल्कुल सन्नाटा था, कोई आवाज़ नहीं थी।
जब कोई राह न सूझी तो क्रोध का शमन, क्रोध को शांत करने के लिए ततारा ने अपनी शक्ति भर पूरी ताकत से उस तलवार को धरती में घोंप दिया, अर्थात गाड़ दिया और ताकत से उसे खींचने लगा और पसीने से नहा उठा। सब घबरा गए। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहाँ तक लकीर खिंच गई थी वहाँ एक दरार होने लगी, मानो धरती 2 टुकड़ों में बट गई है। ये कथा है, तो कथा में कुछ हकीकत होती है और बाकी सब बढ़ाया चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब लकड़ी की तलवार से धरती के 2 टुकड़े कथा कह रही है। ठीक है, पहले बताओ तुम कौन हो। इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत अर्थात अनुचित प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा मैं किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाध्य नहीं हूँ, तुम यह जानते हो। ततारा मानो सुध बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर वह फिर से अपने प्रश्न को दोहराए जा रहा था। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है, अर्थात तुमने बहुत सुरीला गाया है। गाओ। इस तरह के प्रश्न वह दोहराए जा रहा था। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ, युवती कहती है। सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव, अर्थात वहाँ कहाँ पे रहने वाली थी? लपाती गांव। मैं तुम्हें कभी नहीं देखा। ततारा मानो सम्मोहित मंत्रमुग्ध हो गया है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच ही ना सकी। उसने फिर से विनयपूर्वक प्रार्थना की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गाओ ना। इस तरह से वह बोलता जा रहा था। युवती को चिढ़ आ गई, झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चयपूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े शब्दों में कहा, ढीठता के दुस्साहस की हद है। मैं जब से परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलापे जा रहे हो, अपनी बात कहे जा रहे हो, सुन ही नहीं रहे हो। गीत गाओ, गीत गाओ, आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम है? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया, उसे समझ आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा, प्रार्थना करने लगा, मुझे माफ़ कर दो। जीवन में पहली बार मैं इस तरह से विचलित, अस्थिर हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता लाचारी में आग्रह किया। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी, विनम्रता थी, प्रार्थना थी। वामीरो, एक रस घोलती आवाज़ उसके कानों में पहुंची। वामीरो, वामीरो, वाह कितना सुंदर नाम है। कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना की, प्रार्थना भरे स्वर में उससे कहा। नहीं, शायद नहीं, कभी नहीं। वामीरो ने अन्य मनस्यता पूर्वक बिना सोचे समझे कहा और झटके से लपाती की तरफ बेसुध सी, जिसे किसी की परवाह ही ना हो, ऐसे दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे। वामीरो, मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूँगा तुम्हारी। बाट जाऊँगा, तुम्हारा रास्ता देखूँगा, ज़रूर आना। वामीरो रुकी नहीं, भागती ही गई। वामीरो ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा, देखता रहा। वामीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी सी छटपटाहट थी, घबराहट थी, एक झल्लाहट
बौखलाहट सी महसूस कर रही थी। उसने दरवाज़ा बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास करने लगी, कोशिश करने लगी। बार बार मन उस की तरफ जा रहा था जिससे वो छुटकारा पाना चाह रही थी। बार बार ततारा का याचना भरा हुआ चेहरा उसकी आंखों के सामने तैर रहा था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया था। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। अर्थात उसने वामिरो ने ततारा के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। आज पहले उसकी कल्पना में वह था, लेकिन आज वह अलग रूप में उसके सामने सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। अर्थात अच्छाइयाँ, यह अभी चारित्रिक विशेषताएं दिख रही हैं। अच्छाइयों की तरफ न चाहते हुए भी इंसान खिंचा जाता है, यहाँ यह बताया गया है। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा, रीति रिवाज के विरुद्ध था। अर्थात रीति रिवाज के विरुद्ध वह नहीं जाना चाहती थी, समाज के अनकहे नियम। ठीक, अतएव उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर, कल्याणकारी समझा, अच्छा समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे, दुखी थे। किसी तरह आँच रहित, बिना गर्मी का एक ठंडा और उबाऊ दिन भी गुजर गया। शाम की प्रतीक्षा थी ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। ततारा इतना कभी बेचैन नहीं रहा जैसे उसने कभी भी ऐसी किसी की प्रतीक्षा नहीं की थी। कहा भी जाता है, जब हम किसी चीज़ की प्रतीक्षा करते हैं तब समय और धीरे कटता है। तो कह रहे हैं लेखक, ततारा के लिए मानो पूरे जीवन भर की ऐसे ही एक दिन एक रात बीती, उसकी इतनी प्रतीक्षा, इतनी मुश्किल से प्रतीक्षा का समय बीता। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, आश्चर्यचकित था, साथ ही रोमांचित था कि अब क्या होगा। उसके भीतर एक शंका दौड़ रही थी। अगर वामिरो नहीं आई तो? वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था, इंतजार कर रहा था। बस आस, उम्मीद थी, उम्मीद की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर, मतलब शाम हो रही थी और धीरे धीरे सूर्य की किरणें डूब रही थी, अंधेरा हो रहा था। ठीक उसी तरह जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वैसे वैसे उसकी आशा की किरण भी डूब रही थी कि अब वामिरो नहीं आएगी या नहीं आएगी। डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। अर्थात जैसे जैसे शाम हो रही तो उसे लग रहा था शायद अब वामिरो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वह इंतज़ार कर रहा था। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नज़र दौड़ा रहा था। सहसा अचानक नारियल के झुंड में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह थी वामिरो। लोग से लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना नहीं भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई, खड़ी हो गई। दोनों शब्दहीन, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, बस खड़े थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकटक निहार रहे थे, देख रहे थे। वे जाने कब तक खड़े रहे।
सूरज समुद्र लहरों में कहीं खो गया था, अर्थात सांझ हो चुकी थी। अंधेरा पड़ रहा था। अचानक मामीरो कुछ सचेत हुई से होश आया और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अभी भी वहीं खड़ा था, निश्चल, जो अपने स्थान से हटे नहीं खड़ा था, शब्दहीन, कुछ भी शब्द नहीं थे, कुछ भी नहीं बोला। दोनों रोज उसी जगह पहुँचते और मूर्तिवत मूर्ति की तरह अर्थात एक दूसरे को निर्निमेष एकटक बिना पलक झपकाए ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत लगातार, जिसे रोका नहीं जा सकता, गहराए जा रहा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। मामीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा का। दोनों का संबंध संभव नहीं था, अर्थात एक गांव का युवक दूसरे गांव की युवती से वैवाहिक संबंध नहीं बना सकता था। रीति रिवाज है ना, रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। इस तरह से अब पूरे गांव में खबर फैल रही थी, जबकि दोनों ने एक दूसरे से एक शब्द भी नहीं कहे थे। अब हम अगले वीडियो में इस कथा को आगे बढ़ेंगे और इसके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। थैंक यू डियर चिल्ड्रन।